मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, गाँव में जो शादियां होती है वो बहुत ही चुनौती वाली होती है। अब हम जहां जा रहे हैं ये देखिए पहाड़ी रास्ते हैं, जाने आने के लिए रास्ते ठीक नहीं है, पगडंडियों से होकर के जाना पड़ता है। जब हम रात को गए थे, रात को तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। आज हम उस वेन्यू तक फिर से पहुंच रहे हैं जहां मैरिज है। अब वहां मैरिज, यहाँ की पहाड़ी कल्चर की मैरिज कुछ और किस्म की होती है, जिसके लिए कि हम पहाड़ी कहलाते हैं। यहाँ बारात नहीं आती है, बल्कि जो बारात वाले होते हैं उसमें से दुल्हा की तरफ से कुछ शगन ला करके दुल्हन के घर में देते हैं और दुल्हन को लेकर के जाते हैं। और सारी विवाह की रस्म फिर जाकर के दूल्हे के घर में होती है। वर वधू का वहाँ पूरे फेरे और मिलन का जो एक प्रवेश का जो टाइम होता है वो वर के घर में ही रहता है। ये देखिए ना, पहाड़ों में शादी में शामिल होने का जुनून किस तरह से रात के घनघोर अंधेरे में टॉर्च के उजाला लेकर के रास्ता खोजे जा रहा है। और रास्ते में फिसलन इतनी ज़्यादा है, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि बार बार गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट आने का भी खतरा है। लेकिन विवाह में शामिल ज़रूर होना है। अब देखते हैं कि हम कितनी देर में विवाह वेन्यू तक पहुंचते हैं। जहां मैरिज का वेन्यू है वो भी काफ़ी दूर है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पहुंचा जाए, लेकिन तब तक कीचड़ से हमारे सारे कपड़े सन चुके हैं। ये लो जी, सबसे पहले विवाह वेन्यू पर कन्या के दर्शन हो गए, यानी वधू के दर्शन हो गए हैं, जिससे कि हमें मिलना था, जिसका कि आज विवाह है। अब आप देख सकेंगे कि किस तरह से पहाड़ी कल्चर में शादियां होती हैं। ये है पहाड़ी शादी मनाने का, यानी पहाड़ी मैरिज सेलिब्रेशन का पहला पड़ाव। ये गेट सजा है वर पक्ष की ओर से आने वाले बारातियों को। इसमें वर नहीं आता है, बल्कि बाराती ले आते हैं और लड़की को लेकर के जाते हैं। उनके स्वागत के लिए गेट सजा है। कन्या पक्ष के घर में ब्राह्मण और कन्या पूजा के लिए थाली सजा करके सामने खड़े हैं गेट पर। जरा विवाह की सादगी तो देखिए, किस तरह से पहाड़ों में विवाह रचाए जाते हैं। आज भी यह विवाह हमें पिछली सदियों की याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे पुराने जमाने में विवाह रचाए जाते थे। वर पक्ष की तरफ से मात्र 7, 9 या 11 की संख्या में यहाँ बाराती आए हैं, उसमें वर शामिल नहीं होता है। केवल कन्या को वर पक्ष के घर में ले जाने के लिए ये बाराती आए हैं, शगन लाए हैं, जिसके चलते यहाँ भी कन्या की वर पूजा होगी वर की ओर से, और एक दूसरे के लिए तेल बटना इत्यादि का आदान प्रदान होता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दूसरी सुबह यहाँ से कन्या को लेकर के, यानी वधू को लेकर के कुछ गांवों के लोग उसके साथ वर पक्ष के घर तक जाते हैं। वर पक्ष के बाराती गेट पर पहुंच गए हैं। ब्राह्मण द्वारा उनका तिलक किया जा रहा है। तिलक करने के बाद ये रिबन कट होगा। रिबन कट करने के बाद ये अंदर आएंगे। ये देख लीजिए, इनके पिता है, वर के पिता है, इन्होंने ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे दी है। अब रिबन कटिंग होनी है। रिबन कटिंग के लिए इनको एक कैंची की जरूरत होती है, जो कि ठट्ठा मजाक के लिए कन्याएं कई बार नहीं भी देती है। इनसे फिर थोड़े बहुत पैसे वसूल करके वो कैंची रिबन काटने के लिए दे देती है। जैसे ही रिबन कट होगा इसके बाद बारातियों का आवभगत करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से उन्हें फूल मालाएं वगैरह चढ़ाई जाती है। और जैसे ही रिबन कट होकर के बाराती अंदर आते हैं, उन्हें तुरंत नृत्य में शामिल कर लिया जाता है, पहाड़ी संगीत में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि मैरिज की शोभा देखते ही बनती है। क्योंकि ये पहाड़ी रीति रिवाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, गीत और संगीत। इसको किए बगैर किसी भी शादी को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यही पहाड़ी जीवन का एक सबसे कटु सत्य और जीवन का एक मंत्र है, जिसके बूते हम दुख सुख को सभी को भुलाकर थोड़ी देर के लिए मनोरंजन की दुनिया में मस्त हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। आइए अब बारातियों का नृत्य देखिए, किस तरह से बाराती झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है कि वो कैसे नाचते हुए झूम रहे हैं। सारा वातावरण एकदम से प्रफुल्लित हो उठा है उनके नृत्य को देखकर। बारातियों के स्वागत समारोह में गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी बारातियों के साथ नृत्य में झूम झूम करके नाच रहे हैं। यही पहाड़ों में अतिथियों के आवभगत का एक बहुत बड़ा माहौल होता है, जिसमें सब खुशियां मनाते हैं, मनोरंजन करते हैं। और ग्रामवासियों को देखने से लगता है कि सभी एकता की और सद्भाव की लड़ी में पिरो गए हों। ऐसा उदाहरण हमारे समाज को संगठित करने के लिए बहुत ही कारगर उदाहरण स्थापित करता है। ये तो था बारातियों का स्वागत। अब पहाड़ों में एक और रिवाज भी है कि कन्या पक्ष के जो मामा है, यानी मातुल पक्ष को भी उतना ही मान सम्मान दिया जाता है जितना कि बारातियों को दिया जाता है।
उनका स्वागत भी ढोल नगाड़ों की दुंदभी के साथ किया जाएगा, रिबन कटिंग करेंगे वे भी, और उनको भी गीत और संगीत में इसी तरह से आनंदित किया जाएगा जैसे कि बाराती अभी तक गीत और संगीत का हिस्सा बनते रहे हैं। अब जब मामा का प्रवेश होगा तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। मामा के स्वागत के लिए तो स्वयं कन्या यानी वधू, उनकी माता पिता, पूरा परिवार उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो मातुल पक्ष से ही कन्या हमारे घर में आती है, जिसकी आज रौनक होती है। उसी के चलते मातुल पक्ष के साथ कन्या और उनकी माता दोनों शामिल हो जाती है। आप देखेंगे कि मातुल पक्ष के जो उनके भाई है, बाप है, उनको कंधे पर उठा उठा करके किस तरह से उनका नृत्य करवाते हैं, किस तरह से खुशियां मनाते हैं। खुशियों का इजहार करने का यही एक अवसर होता है, यही एक मौका होता है जिसमें सभी भाई बहन, रिश्तेदार और दूर दूर के सगे संबंधी शामिल होकर खुशियों को इकट्ठे और संयुक्त रूप से मनाते हैं। जैसे 1 और 1 11 होता है, उसी प्रकार खुशियों को मनाने का भी एक जश्न होता है जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो, उसमें खुशियां भी अधिक से अधिक मिल पाती हैं। ये लीजिए, जैसा कि हम जिक्र कर ही रहे थे कि मातुल पक्ष का स्वागत करने के लिए कन्या यानी वधू और उनकी माता पिता, भाई बहन, सभी नाते रिश्ते के लोग उपस्थित हो जाते हैं गेट पर। जहां उनके स्वागत के लिए गेट सजा है, सभी लोग उपस्थित भी हो गए हैं। मामा पहुंचने वाले हैं, उनका भी बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाना है, जिसे मामा को ये एहसास हो सके कि उनकी भांजी का आज विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मातुल पक्ष का गेट पर स्वागत होने के बाद मातुल पक्ष भी अपने सगे संबंधियों के साथ तुरंत नृत्य और संगीत में शामिल हो गए हैं। मातुल पक्ष ने कन्या यानी वधू को भी और उनकी माता को भी कंधे पर उठा लिया है नृत्य करने के लिए, और साथ में वधू के पिता और भाई को भी कंधे पर दूसरी ओर उठा रहे हैं। दोनों पक्षों का इस वक्त इस तरह से मिलन हो रहा है कि ना जाने इनका जन्मों का संबंध है, जिसके चलते ये एक दूसरे के प्रति इतना आदर सत्कार दे रहे हैं कि उनकी पति पत्नी, भाई बहन सभी को इन्होंने पूरे परिवार को कंधे पर उठाया है। एक परिवार के ये सिर्फ 4 सदस्य हैं, माता पिता और भाई बहन, लेकिन रीति रिवाज और रस्म को उसी तरह से निभा रहे हैं जैसे कि हमें परंपरा से विरासत में ये चीजें मिली हैं। और अच्छी बात भी है, परंपराओं का निर्वहन करना आज के इस आधुनिक युग में बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हम जिस आधुनिकता की ओर जा रहे हैं वो एक धोखा है, उसके पीछे एक छलावा है। अगर हम वास्तविक जीवन जीना चाहे तो उसमें सादगी परिलक्षित होती है, जो पहाड़ों के भोले भाले जीवन को भली भांति परिभाषित करते हैं। शादी विवाह के अवसर पर मस्त अलबेलों की टोलियां मिलना तो स्वाभाविक ही है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये नौजवान नृत्य कर रहे हैं, नृत्य का आनंद ले रहे हैं, किस तरह से झूम रहे हैं। ये सारा मज़ा तभी आता है जब सारे बिरादरी, जितने भी सगे संबंधी है, सब मिल करके संयुक्त रूप से नृत्य करते हैं। अब आप देख रहे हैं वधू भी नृत्य के लिए शामिल हो गई है, क्योंकि वो भी अपने आप को इस नृत्य में शामिल कर ये जताना चाहते हैं कि हम भी अपने जितने हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनके साथ खड़े होकर के खुशियां मना सकते हैं, खुशियों का इजहार कर सकते हैं। इसमें नृत्य के लिए एक पंक्ति में पुरुष नृत्य कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में महिलाएं नृत्य कर रही हैं। ये माला नृत्य है, जिसमें पूरी रात भर गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चला रहता है। लेकिन यहाँ मुजरा नृत्य तो नहीं हो सकता है। उसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि मुजरा एक खुले स्थान का नृत्य नहीं है, बल्कि किसी घर के अंदर किया जाने वाला नृत्य होता है। इसलिए खुले स्थान पर किए जाने वाले नृत्यों में माला नृत्य ही होता है। और इसके अतिरिक्त वीर रस से परिपूर्ण शौर्य और पराक्रम को दिखाता नृत्य भी किया जाता है, जिसे खश्वी नृत्य कहा जाता है। खश्वी नृत्य भी यहाँ देखने को मिलेगा। मगर आजकल के अगर हम युग में देखें तो महिलाएं अधिक नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। महिलाएं मनोरंजन का खजाना, मनोरंजन का ठिकाना ऐसे शादी विवाह में ही ढूंढ पाती है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दैनिक जीवन के अवसाद से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा अवसर मिल जाता है। विवाह, शादी इत्यादि के अवसर पर उसमें सम्मिलित होकर अपना नृत्य और संगीत में भाग लेने से। ये जो गीत और संगीत यानी नृत्य
विजय की जो महफिल सजी है पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित हैं। सभी महिलाएं इसमें झूम झूम करके नृत्य कर रही है। एक पूर्व दिशा से, एक पश्चिम से, एक उत्तर से, एक दक्षिण से, यानी सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी मिलजुल कर नृत्य कर रहे हैं। आपसी प्रेम प्यार इस नृत्य संगीत के जरिए से बटोर रहे हैं और खुशियों का इजहार कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिन 16 संस्कारों का वर्णन दिया जाता है उनमें से अब 16 तो नहीं रहे हैं, लेकिन शेष बचे 12 संस्कारों में से विवाह संस्कार को भी अग्रगण्य माना जाता है। अगर हम विवाह को देखें तो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से तो विवाह संस्कार नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा सनातन धर्म आज भी विवाह संस्कार को प्राथमिकता के आधार पर मानता है। पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पाश्चात्य मनोविज्ञान ने हमें पशु वृत्ति का गुलाम बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने, अनैतिक आचरण करने के लिए खुली छूट दे दी, किंतु इस पर अंकुश लगाने व जीवन को सही ढंग से जीने का शिक्षण किस विधा ने दिया। यदि यह मुझसे पूछा जाए तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा, जिसके प्राच्य मनोविज्ञानियों ने मानव मात्र के लिए कर्म, प्रारब्ध, संस्कार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी अंतकरण की व्याख्या कर विश्व मानवता को सबसे बड़ी सेवा प्रदान की है। ये शब्द स्वामी विवेकानंद के हैं। अब दुल्हन मेहंदी के मंडप पर बैठ चुकी है। मेहंदी वर पक्ष की ओर से भी आई है। उसमें तेल और बटना, यानी तेल और बटना भी मंत्रित करके यहाँ के लिए वधू के लिए भेजा है और एक निश्चित बेला में, एक निश्चित मुहूर्त में वो तेल और बटना वधू के हाथों में लगा दिया जाएगा। प्राचीन पहाड़ी परंपरा के अनुसार मेहंदी और तेल बटना लगने से पूर्व एक पूजा की जाती है जिसे नवग्रह पूजा कहा जाता है। ऐसा पूजा पाठ ब्राह्मण द्वारा काफी लंबी अवधि के लिए खींचा जा रहा है। रात के 1:35 हो गए हैं। अब तेल बटना लगाने का समय आ गया है। दुल्हन को तेल बटना लगा करके सुसज्जित किया जाएगा और सभी परिवार वाले दुल्हन को मेहंदी लगा करके शोभायमान करने वाले हैं। मेहंदी की रस्म सारी रात चलती रहेगी। अब हम आपसे कल सुबह मुलाकात करने वाले हैं जब दुल्हन नए रूप में बाहर निकलेगी और सूर्य नारायण को जल अर्घ इत्यादि अर्पित करेगी। रात को देर से सोने के कारण हम सुबह थोड़ी देरी से जाग पाए। तब तक सभी गांव की बिरादरी लोगों ने भोजन तैयार कर लिया था। पहाड़ी पकवान, घी और सिड्डू बिल्कुल तैयार था। अब आप भी देखिए किस तरह से सिड्डू बने हैं और किस तरह से उसे परोसा जा रहा है। देखिए ना, मैरिज में किस तरह से हमारा घी सिड्डू का इंतजाम होता है। वो सिड्डू है ये। अब घी देने वाला एक अलग से व्यक्ति है जो घी दे रहे हैं। वाह, लगातार एक धार में कुछ बाहर भी गिरा रहे, कुछ थाली में भी दे रहे। ये है। जैसा कि हम जिक्र कर ही रहे थे कि मेहंदी मंडप से दुल्हन को बाहर सूर्य नारायण को जल अर्घ देने के लिए उनके भाई अपने पीठ में, अपने कांधों पर उठा करके ला रहे हैं। ये कुछ दूरी तक चल करके आएंगे। उसके बाद दुल्हन सूर्य नारायण को जल अर्घ अर्पित करेगी और साथ में ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य नारायण को दुल्हन जल अर्घ अर्पित करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके पश्चात कुछ ही देर में एक निश्चित मुहूर्त में दुल्हन को गृह से बाहर रख दिया जाएगा ताकि वो वर के घर जाने के लिए प्रस्थान कर सकें। ये लोग जी कन्या पक्ष के लोग दुल्हन को लेकर के वर के घर की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन एक वेलकम गेट पर पहुंचने वाले हैं। ढोल नगाड़ों की वही धुन भी जो दुल्हन के घर थी, वही दूल्हे के घर भी शहनाइयां बजती हुई सुनाई दे रही है। इनके गेट पर रिबन कटिंग के लिए कन्या पक्ष के लोग दुल्हन के समीप पहुंच गए हैं। वर पक्ष की ओर से भी दुल्हन के लिए गेट सजाया गया है और यहाँ ब्राह्मण और कन्याएं थाली को लेकर के खड़ी हैं जिसमें धूप, दीप, फूल इत्यादि सजाए गए हैं ताकि दुल्हन का यहाँ आकर के विधिवत स्वागत हो सके। ये लीजिए, दुल्हन भी वर पक्ष के गेट पर पहुंच गई है। दुल्हन का ब्राह्मण द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और डाकनी शाकनी का शमन करने के लिए पूजा मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का विघ्न और बाधा उपस्थित न हो। इस विवाह उत्सव को सफलतापूर्वक मनाने के लिए ब्राह्मण हर तरह से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं जिससे सृष्टि का कल्याण हो, जिससे सृष्टि पर
चारों ओर प्रभु कृपा बनी रहे, दया दृष्टि बनी रहे। ब्राह्मण के मुखार बिंद से यही मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। जब तक ब्राह्मण द्वारा प्राचीन परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्म पूरी न की जाए, तब तक दुल्हन को प्रवेश द्वार के भीतर आने की अनुमति नहीं होती है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, दुल्हन का और दुल्हन के भाई का और उनके साथ आए बारातियों का स्वागत होता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दुल्हन ने स्वागत द्वार के भीतर प्रवेश कर लिया है, लेकिन दुल्हन को अभी तक मंडप में जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उसका अभी एक मुहूर्त निश्चित हुआ है, वो मुहूर्त नहीं आया है। तब तक दुल्हन के बैठने के लिए एक राजगद्दी जैसी गद्दी दी गई है, वहाँ बैठेगी। दुल्हन को एक परंपरा के अनुसार उसके साथ आई बहनें उसे उठा करके ले जाते हैं और उस कुर्सी पर यानी उस गद्दी पर बिठा देते हैं, जो कि दुल्हन के लिए सजाई गई है। अब देखिए आप, दुल्हन उसी गद्दी पर विराजमान हो गई है, जो कि दुल्हन के लिए पहले से ही रखी गई थी। बता दें कि विवाह दो आत्माओं के पवित्र बंधन की प्रक्रिया है। इसमें दो प्राणी अपना पृथक पृथक अस्तित्व समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई बनाकर एक परिवार की नींव डालते हैं। वासना का दाम्पत्य जीवन में तुच्छ व गौण स्थान रहता है। प्रधानता तो दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होती है। उस महान शक्ति का निर्माण करना है जो दोनों आत्माओं के अलौकिक और पारलौकिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। यही सही मायने में विवाह की परिभाषा है। दुल्हा के घर में भी देख लीजिए, गीत संगीत और नृत्य का कैसा जोरदार कार्यक्रम चला है। पूरा पंडाल खचाखच भरा है। मस्त अलबेले नौजवान गीत और संगीत में झूम झूम कर नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आखिर अब आपको हम उस मंडप की ओर ले गए हैं जहां वास्तव में दुल्हा और दुल्हन के बैठने का मुहूर्त आ गया है। ब्राह्मण द्वारा वही मंत्र उच्चारण लंबी लंबी विधियों का वखान करना शुरू कर दिया है। इसमें पूरी रात्रि लग जाएगी। वरमाला जयमाला पहनाते हुए काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। उसके पश्चात लोगों ने शगन भी देने होते हैं, फिर शगन भी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पूरा विवाह बंधन यहीं निर्वहित किया जाएगा। ये देखिए, जो 7 वचन नीचे जो 7 मेखलाएं दी गई है, इस पर सील बट्टा को खिसकाते हुए 7 वचनों को पति पत्नी आपस में निभाते हैं। सारी प्रक्रिया, जैसा कि हम पहले से कह रहे हैं कि विवाह का असली रस्म, विवाह का असली बंधन वर के घर में, दुल्हा के घर में ही निर्वहन किया जाता है, जब दुल्हन दूल्हा के घर में प्रवेश करती है। अब ये पंडित जी लगे हैं और सारी रात भर इसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो जो हमारे हिंदू और सनातन धर्म में विवाह पद्धति से लेकर प्रक्रियाएं कही गई है, उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटे रहेंगे। हिंदू संस्कृति में भी विवाह का स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। विवाह के लिए आमतौर से सुंदरता, वेश विन्यास, धन समृद्धि, यही कसौटी देखी जाती है कि उसे कितना धन मिल रहा है, कितना दहेज मिल रहा है। शायद वो विवाह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। संस्कारों को बिल्कुल भी प्राधान्यता नहीं दी जाती है, जिसके कारण हमारे जो संस्कार है वो गौण हो जाते हैं। बारात इत्यादि का प्रदर्शन समाज में विकृतियां पैदा कर देने वाली परिस्थितियां पैदा करते हैं, जिसे सदगृह का निर्माण समाप्त हो जाता है। पवित्र बंधन जो दो आत्माओं के मिलन के कारण होता है, वो कहीं ना कहीं विकृत होता दिखाई देता है। ठेठ पहाड़ी परंपराओं पर तैयार किया गया यह कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या बार बार चैनल को देख करके आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।